नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बात सेहत की में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आजकल लोगों की जीवन शैली पहले जैसी नहीं रही है। पहले लोग शारीरिक रूप से एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अब मोबाइल लैपटॉप के अधिक इस्तेमाल, बदलते वक्त कल्चर के कारण लोग घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। सारा दिन कुर्सी या फिर बेड पर बैठकर काम करना, हाथों में मोबाइल लिए सिर झुकाकर मैसेज करना, रात में सही तरीके से बिस्तर पर ना सोने जैसी आदतों में बॉडी पर नेगेटिव असर भी देखा जा सकता है। यदि व्यक्ति बॉडी पोस्चर से संबंधित इन गलत आदतों को जल्द से जल्द नहीं छोड़ता तो आगे चलकर उन्हें रीढ़ की हड्डी में गैप की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस समस्या को अंग्रेजी में स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है और शुरुआत में इस समस्या की वजह से इंसान को रीढ़ की हड्डी में सामान्य दर्द महसूस होता है, लेकिन जब ये समस्या बढ़ जाती है तो कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर राहुल गुप्ता जुड़ गए हैं, न्यूरोसर्जन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। राहुल जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आजकल रीढ़ की हड्डी को लेकर कई तरह के दर्द की शुरुआत हो चुकी है और ये एक बहुत तरह से कॉमन इसे कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन से दर्द को जन्म देती है, और इस पूरी अगर हम प्रक्रिया को समझना चाहें तो कैसे समझा जा सकता है आम बोलचाल की भाषा में? नमस्कार दर्शकों, जैसे हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की समस्या का, वो बेसिकली पोस्चर रिलेटेड है। आजकल जो हमारा पोस्चर है, जैसे आपने बताया कि मोबाइल को हम झुक के, गर्दन झुका के पूरे टाइम देखते हैं, या हम लैपटॉप में गलत तरीके से काम करते हैं, बेड में लेट के टीवी देखते हैं, बेड में लेट के हम काम करते हैं, उससे हमारी गर्दन और नीचे वाले रीढ़ की हड्डी में दोनों में समस्या होती है, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल पोस्चर से हटके है। इसके अलावा हाई स्पीड एक्सीडेंट, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ, हमने गाड़ी तेज चला रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे गर्दन को या रीढ़ की हड्डी को झटका लग गया, तो उससे हमारी डिस्क की समस्या हो सकती है, हड्डी सरक सकती है, या फिर लिगामेंट या मस्कुलर इंजरी हो सकती है, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, या घर के अंदर पानी पड़ा हुआ है फर्श में और हम गिर गए। तो आजकल हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो उसकी वजह से, जिसमें हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, हमारे खान पीन में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, सिगरेट अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है, पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, उसमें हमारा स्पाइन इन ट्रॉमा को जूझने से वो कमज़ोर हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है इंजरी को, जिससे कि हमारे को क्रॉनिक बैक एक की समस्या हो जाती है। ठीक है, स्पाइन पेन की हम बात कर रहे हैं, अगर लक्षणों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अक्सर कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, समय पर इलाज ना मिले तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं राहुल जी? जो ये पेन है, ये हमारे को एक वार्निंग सिम्टम है। ये हमें बताता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे मसल्स में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में या डिस्क में कोई खराबी है। तो हमें इस सिम्टम को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें इस दर्द को सीरियसली लेना है। अगर ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा है या फिर साथ में एसोसिएटेड है और सिम्टम्स, जैसे कि कोई हाथों पैरों की कमजोरी होना, या हाथों पैरों में सुनपना, नमनेस होना, चींटियां चलना, ऐसा महसूस होना कि हाथ पैर भारी हो गए हैं, या फिर कई बार बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि लगातार कई दिनों तक कॉन्स्टिपेशन रहना, साथ में कमर दर्द है या गर्दन का दर्द है, या फिर हमारे को यूरिन करने में हेजिटेंसी होना, उसकी रुकावट होना, या अपने आप यूरिन का निकल जाना। तो ब्लैडर बॉल इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई लिम्ब का वीकनेस, फुट की वीकनेस, ये हमारे लिए वार्निंग साइन है कि हमें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी है कि हमारे रीढ़ की हड्डी की नस में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज तो नहीं हो गया। इसको नेग्लेक्ट करना खतरनाक हो सकता है। राहुल जी, इससे पहले मैंने कई सारे कारण साझा किए जिनके जरिए स्पाइन पेन होता है। क्या इसके अलावा भी क्या कुछ बड़े कारण आप देखते हैं जिसके चलते इस तरह की समस्या पैदा होती है? जी हाँ, एक तो मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल डिजीज, जिसमें कि हमारे को डिस्क या मसल्स या लिगामेंट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, लेकिन बहुत सारी अलग डिजीजेज हैं। इंडिया के अंदर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस से भी हमें बहुत सीवियर पेन होता है। अगर हम स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस को अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे तो सिर्फ दवाइयों से ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं तो पेशेंट को डेफिसिट हो सकता है और फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही स्पाइन के ट्यूमर हैं, स्पाइनल कॉर्ड के या बोन्स के, या फिर जो कुछ ट्यूमर्स होते हैं नर्व से रिलेटेड होते हैं,
हैं, वो ट्यूमर्स भी काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं, जिनके सिम्टम्स बहुत ही जल्दी नहीं पकड़ में आते हैं। तो इवन माइनर सिम्टम्स के साथ भी आपको डॉक्टर से सलाह करनी है ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और उसको जल्दी से पकड़ा जाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे ट्रॉमा है या लाइफस्टाइल डिजीज है, उसमें भी अगर हमें कमर में दर्द होता है या वीकनेस आती है हाथों पैरों में, या फिर हमारे को पेट में कोई खराबी लग रही है या सेंसरी लॉस हो रहा है, तो उस केस में भी हमारे को डॉक्टर से मिलना है। ठीक है डॉक्टर राहुल, अगर इनमें से कोई एक भी सिम्टम्स है तो उसके बाद में आगे क्या करना है? आपका जो सिम्टम है उसके लिए आप चाहें तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, या फिर एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर होते हैं जो कि जनरली आपको खांसी बुखार जुकाम के लिए आपको ट्रीट करते हैं। वो डॉक्टर इस बीमारी को पकड़ने में सक्षम है। वो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें एक्सरे और एमआरआई ऑफ द स्पाइन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। एमआरआई ऑफ द स्पाइन जो है वो हर जगह आजकल अवेलेबल है। एक बहुत महंगा इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया है, क्योंकि इसके जो द्वारा प्रोवाइड गई इंफॉर्मेशन है उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको स्पाइन डिजीज है या नहीं है ये क्लियरली रूल आउट कर सकता है। तो एक्सरे और एमआरआई के बेसिस पे वो डॉक्टर आपका डिसाइड करता है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड स्पाइन सर्जन के पास भेजना है या वो खुद आपको ट्रीट कर सकता है, फिजियोथेरेपी द्वारा, दवाइयों द्वारा, प्रिकॉशंस द्वारा या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट द्वारा। और डॉक्टर राहुल, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कितने तरह से इसका इलाज संभव है? एक जो बहुत बड़ी लोगों में गलतफहमी है कि अगर आपको कोई बीमारी है और आपको स्पाइन सर्जन के पास भेजा जाएगा या जाएंगे आप, तो वो आपको सर्जरी एडवाइस करेगा। लेस देन 1% पेशेंट्स, यानी 1% से भी कम मरीज हैं जिनको की रीढ़ की हड्डी की समस्या है, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। 99% पेशेंट्स को दवाइयों से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से या फिर प्रिकॉशन से ही फायदा हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं, आप डॉक्टर के पास जाए जो कि स्पेशलिस्ट है, जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या बीमारी है और क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या ट्रीटमेंट लेना है। हाँ, अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर या कोई स्पाइन सर्जन आपको बोल रहा है सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी आपके बेनिफिट के लिए है। फिर भी आपको डाउट है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और आप स्पाइन सर्जरी कराएं। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास स्पाइन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के। अगर शुरुआती लक्षण होते हैं तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास में जाएं और उसी से जाके कंसल्ट करें, ताकि आपको ये पता चले कि ये दर्द कहीं आगे जाके गंभीर ना बन जाए और ये क्या समस्या है इसकी जानकारी भी आपको लगे। डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के डॉक्टर के पास में जाना है, किससे इलाज लेना है, और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कितने प्रतिशत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी की नौबत आती है, बाकी कितने % ऐसे केसेस होते हैं जो कि दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं? देखिए, स्पाइन की ट्रीटमेंट के लिए आजकल स्पाइन सर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि 90% डॉक्टर्स वो हैं जो कि न्यूरो सर्जन्स हैं। तो न्यूरो सर्जन्स अपनी ट्रेनिंग के दौरान स्पाइन की डिजीजेस से डील करते हैं और उनको स्पाइन को पूरी तरह से ठीक करना आता है। उसके अलावा कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जिनका स्पेशल इंटरेस्ट है स्पाइन में, वो लोग भी स्पाइन सर्जरीज करते हैं, स्पाइन के पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो भी आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है, आपका ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नसें जो कि हाथों पैरों को सप्लाई करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं दबाव है या डैमेज है। उस केस में आपकी सर्जरी मैंडेटरी है, यानी सर्जरी होनी ही होनी है। जितनी जल्दी नसों के ऊपर से, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से दबाव हटा दिया जाएगा, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। अगर बहुत लंबे टाइम तक ये दबाव रहता है तो फिर रिकवरी के चांसेस सर्जरी के बाद भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा डिस्क की समस्या है, जिसको कि बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, तो कुछ केसेस में उनको भी अगर एमआरआई में दिक्कत ज्यादा है तो सर्जरी की जरूरत होती है। स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है, स्पाइन का ट्यूमर है, उसमें सर्जरी 99% केसेस में मैंडेटरी है। उसके दो फायदे हैं, एक तो हम वहां से बायोप्सी ले सकते हैं, टुकड़ा जांच के लिए ले सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। सेकेंडली, अगर वहां पर कंप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड का या स्पाइनल नर्व्स का, तो कंप्रेशन हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, दब गई है, तो ऑपरेशन द्वारा उसमें इम्प्लांट लगा के उसको सीधा किया जा सकता है, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो। इसके अलावा हमने एल्डरली पेशेंट्स में देखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी की वजह से फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, उसमें भी हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसमें हम सीमेंट इंसर्शन कर सकते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी को पूरा सपोर्ट मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है
तो क्या डॉक्टर राहुल सर्जरी के बाद भी क्या कुछ इस तरह के केसेस देखे जाते हैं जो सर्जरी के बाद में भी सुधार नहीं होते हैं, और उसका कारण क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि स्पाइन के जो डिजीजेज हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे कि नस में बहुत ज़्यादा दबाव है या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, दबाव है, चेंजेस आ गए हैं उसमें, उस केस में अगर हम लेट हो गए हैं, अगर वो डैमेज परमानेंट हो चुका है, तो जरूरी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट हो। 1% केसेस में कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो उसमें रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन का। बाई चांस हमने कोई पेशेंट में सर्जरी करी जिसको कि डिस्क की तकलीफ है या स्पाइन में फ्रैक्चर है या किसी को टीबी है या ट्यूमर है, तो उसमें 1% रिस्क है कि जो डैमेज पहले नहीं है वो फर्दर डैमेज हो सकता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि इंसान के हाथ में नहीं है, ये किस्मत खराब होने की वजह से या किसी और वजह से हो सकती है। उसके अलावा कुछ एक ट्यूमर ऐसे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, या कुछ एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स हैं जिसमें कि सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, पर उसमें सर्जरी करके एटलीस्ट हमारे को ये चांस मिलता है कि पेशेंट को फायदा हो सकता है। कुछ एक ट्रॉमा के केसेस ऐसे हैं जिसमें कि रीढ़ की हड्डी टोटली डैमेज हो गई है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में भी मेजर इंजरी है, कट गई है, या कोई नर्व बिल्कुल टोटली डैमेज होकर कट गई है, उस केस में भी जरूरी नहीं है कि सर्जरी के बाद पूरा फायदा है। लेकिन फिर भी सर्जरी इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि हमें एक अटेम्प्ट करना है कि हम पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी, दवाइयों के सहारे हम पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। रिहेबिलिटेशन, उनका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनसे उनको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। वाकई में तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको शुरुआती सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले जाकर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर राहुल, क्या इसकी शुरुआती कोई समय सीमा भी होती है जिस दरमियान अगर पेशेंट डॉक्टर के पास में पहुंचता है तो फिर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो आप क्या सलाह देंगे कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो कितने समय के अंदर आप डॉक्टर से बातचीत करें? इसमें हमारे पास दो तरीके के मरीज होते हैं। एक तो पेशेंट होते हैं जिनको ट्रॉमा हुआ है, यानी जिनका एक्सीडेंट हुआ है। उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइट ऑफ ट्रॉमा है, जहां पर उसको इंजरी हुई है, वहां पर हो सकता है उसको स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो पर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी ना हो। उस वक्त जब हम उसको साइट ऑफ ट्रॉमा से लेकर अस्पताल तक लेके जाते हैं, तब उसकी नेक या उसके धड़ को इमोबिलाइज करना है, उसको एक स्ट्रेचर पे लेके जाना है ताकि उस फ्रैक्चर की वजह से जो बोन्स हिल रही हैं, हड्डियां हिल रही हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज ना कर दे। तो जो डैमेज पहले नहीं है वो हो सकता है कि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको डैमेज ना हो। सेकेंडली, किसी की अचानक डिस्क बाहर निकल गई, या किसी को टीबी की समस्या है पर अचानक पस बढ़ गई, या हड्डी क्रैक हो गई, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डी क्रैक हो गई और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन है, उस केस में भी 24 घंटे के अंदर या उससे भी जल्दी अगर 12 घंटे के अंदर सर्जरी करके उसका दबाव हटा दिया जाए तो उसमें रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितना हम डिले करते हैं, जितने घंटे जितने मिनट हम डिले करते हैं नर्व कंप्रेशन को, उतने ही दिन महीने लगते हैं उसको रिकवर करने में। तो आप कंपेयर करिए, सेकेंड्स या मिनट्स भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसकी रिकवरी में कई दिन, हफ्ते, महीने लग सकते हैं और हो सकता है रिकवरी ना हो। तो इसमें इंजरी में एवरी सेकेंड एवरी मिनट काउंट्स। ठीक है। आजकल सर्वाइकल का दर्द भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हर 4 में से 2 पेशेंट हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल के दर्द से जूझ रहे होते हैं। उसको लेकर आप क्या सलाह देंगे? आखिर उसके पीछे कारण क्या है? और अगर सर्वाइकल का पेन है तो फिर क्या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और किस तरह का उसका उपचार है? जो सर्वाइकल का पेन है, सर्वाइकल में सबसे खास बात यह है कि ये वेट बेयरिंग नहीं है। हमारे गर्दन के हिस्से के ऊपर सिर्फ हमारा सिर है जिसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता। गर्दन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे गलत पोस्चर की वजह से होती है। कई बार लोग ऐसे झुक के कंप्यूटर में काम करते हैं, कई बार पूरा टाइम ऐसे मोबाइल में काम करते हैं, उनका जो अर्गोनॉमिक्स है उनके वर्क प्लेस पे या घर में वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से उनको बैक ऑफ द नेक में पेन होता है। वो लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते, सोते वक्त 2-2, 3-3 तकिए लगाते हैं, रात को टीवी देखने के लिए 4 तकिए लगा के टीवी देखते हैं। उन लोगों की गर्दन जो है उसकी मसल्स अकड़ जाती हैं और उसकी वजह से उनको सर्वाइकल का पेन होता है, जो कि गर्दन के पिछले हिस्से में होता है, वहां से ट्रेवल करके कभी कंधे में और कभी हाथों तक जाता है। कई बार हाथों में सुनपना और झंझनाहट भी होती है। इसका मेन कारण आपका पोस्चर है जो कि गलत है, या फिर कई बार झटका लगना, जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या आप मोटरसाइकिल में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके अचानक ब्रेक लगाया, या आप पीछे बैठे हैं किसी ने अचानक ब्रेक लगाया, आपकी गर्दन को जोर से झटका लगा, या स्पीड ब्रेकर में गर्दन ऊपर जाके सिर आपका टकराया, उसमें भी आपकी गर्दन को झटका लग सकता है, जिसमें कि मसल स्ट्रेन हो सकता है या एक्यूट डिस्क बल्ज हो सकता है। एक्यूट डिस्क बल्ज की वजह से आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी हो सकती है, और अगर हाई स्पीड इंजरी है तो आपके बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इन सब
कारण की वजह से आपकी मसल में स्पाज्म होता है। जैसे आपको मैंने बताया, पेन और मसल स्पाज्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये आपकी गर्दन को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन साथ में ये आपको वार्निंग देते हैं कि आप डॉक्टर को विजिट करिए, अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराइए और ये देखिए कि क्या कारण है, किस वजह से आपको पेन या मसल स्पाज्म है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि आपने दिनचर्या की यहाँ पर बात की, लाइफस्टाइल की बात की, वो अमूमन ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है और साथ ही जो दर्द है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो जिनको शुरुआती दर्द है उनके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? देखिए, मेडिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंटली ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना जरूरी है। जो हम पिछले कुछ डिकेड्स में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है, बहुत फास्ट हो गया है, स्ट्रेस से भरा हो गया है, हमारे पास अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब कामों के लिए टाइम है, वहां पर प्रॉब्लम है। मोबाइल ने हमारी गर्दन को बिल्कुल झुका दिया है, अब हम झुक के चलने लगे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। हमें इरेक्ट बैठना है। हम 2 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं, हम वो जानवर नहीं है जो 4 पैरों पे चलते हैं। तो हमें अपने बॉडी को इरेक्ट रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है। गाड़ी में बैठने में टाइम पे, ऑफिस में बैठने के टाइम पे हमारे को स्लॉच नहीं करना है, हमारे को अपने आप को लेटना नहीं है कुर्सी के ऊपर, हमें बैठना है बैक सपोर्ट के साथ। उसके अलावा हमारे को 3-3 4-4 तकिए नहीं लेने हैं, बेड के ऊपर हमें सोना है। अगर हमें बैठना है तो कुर्सी और सोफा है उसके लिए। जो बेड के ऊपर बैठ के काम करते हैं या बेड के ऊपर लेट के टीवी देखते हैं, उनको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। हमारे को अपने अर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना है। हमारी कुर्सी जहां पर हम बैठते हैं, हमारे सोफे, वो उस तरह से होने चाहिए कि वो हमारे स्पाइन को सीधा रख सके। इसके अलावा हमारे को हर तरीके के ट्रॉमा से बचना है, हमारे शरीर को, हमारे स्पाइन को चोट नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा पौष्टिक आहार, अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ना करना, उसके अलावा रात को 6 से 7 घंटे की बढ़िया सी स्लीप लेना, बिल्कुल कंफर्टेबल स्लीप, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और बेड में, उससे हमारे रीढ़ की हड्डी की समस्याएं कम हो सकती हैं। एक्सरसाइज, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सबसे ज्यादा हम उसको आजकल अवॉइड करते हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे स्पाइन की मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, साथ में उनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दिन में, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 1 घंटे का व्यायाम बहुत जरूरी है, जिसमें सिर्फ आपकी मॉर्निंग वॉक काफी नहीं है, उसके अलावा एरोबिक्स, उसके अलावा योगा या कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके स्पाइन की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम से कम 80 से 90% कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन 80 से 90% कम हो जाएंगे। तो आपको अपनी स्पाइन का सोच समझ के ध्यान रखना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तभी आप इन डिजीजेस से बच के रह सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में ये बदलाव अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्पाइन के दर्द से बच सकते हैं। डॉक्टर राहुल, इसके अलावा और क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये तो रही लाइफस्टाइल की बात, क्या इसके अलावा भी क्या कुछ और भी उपाय करके इससे बचा जा सकता है? तो बचाव के तरीके तो यही हैं, जिसमें कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पाइन का केयर करना है। सेकेंडली, अगर आपको सिम्टम्स होते हैं जो 2-3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं दर्द के, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, यानी कि सुनपना है या हाथों पैरों के मूवमेंट में कमजोरी है, ब्लडर वॉल इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको एक अलार्म की तरह लीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करके अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि स्पाइन सर्जरी जो है वो आजकल बहुत चेंज हो गई है। पिछले 15-20 साल में जो स्पाइन सर्जरी में रिवोल्यूशन आया है, जो चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एमआरआई की सुविधा। एमआरआई जो है वो हमारे स्पाइन के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी सर्जन जब वो स्पाइन की सर्जरी करवाने जाता है या करने जाता है तो उसे सारी चीज का ज्ञान होता है, कहां पर बोन्स हैं, कहां मसल्स हैं, कहां नर्व्स हैं, कहां पर डैमेज है, कहां सब कुछ नॉर्मल है। तो जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है पेशेंट की और डॉक्टर की, वो बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल गैजेट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। हम उस माइक्रोस्कोप से देख के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि हमारे को पतली पतली नसें भी मोटे रस्से की तरह नजर आती हैं, ताकि हम उनको डैमेज ना करें। उसके अलावा जो उसकी लाइट है वो इतनी डीप पेनिट्रेट करती है कि हम स्पाइन के किसी भी हिस्से में पहुंच के सर्जरी कर पाते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड ड्रिल, उसके अलावा स्पेशल स्पाइन टेबल, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल स्पाइन एंड ब्रेन न्यूरो एनेस्थेटिस्ट, वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो कि स्पाइन सर्जरी में हमारे को इतना मदद करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, नर्व की मॉनिटरिंग करने में, कि पेशेंट को कोई डैमेज नहीं होता है।
मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी ये जो आई है इसने तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया स्पाइन सर्जरी को। पेशेंट को जहां 5-7 दिन अस्पताल में रह के महीना भर 2 महीना रेस्ट करना पड़ता था, वहां मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और हफ्ते 10 दिन में अपने काम पे लौट सकता है। तो ये सारे जो गैजेट्स हैं, ये सारी जो टेक्निक्स में चेंजेस हैं और ये बहुत सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, स्क्रू प्लेट और डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल डिस्क अवेलेबल है, इससे स्पाइन सर्जरी की सक्सेस के रेट बढ़ गए हैं। जिस पेशेंट को पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन की, नर्व के कंप्रेशन की या नर्व के डैमेज की, उसकी स्पाइन सर्जरी के बाद एक नॉर्मल अवस्था में आने के चांसेस 95% से ज्यादा है। हाँ, वो पेशेंट जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है या पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, उसमें हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल सकती। पर अगर आप एक अच्छे सेंटर में जाते हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, न्यूरो मॉनिटरिंग है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, सी आर्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, एक न्यूरो एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है, तो आपकी स्पाइन के सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो घबराइए नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए। कभी सर्जरी की अगर जरूरत है और सबने बोला है तो बेहिचक होकर जाइए, मेरा विश्वास है आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ उपाय थे और साथ ही डॉक्टर राहुल ने कई सारी एडवाइस दी जिसके जरिए आप इससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल, हड्डी में गैप आ जाना, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, तो ये किस तरह की बीमारी होती है? ये भी क्या बाकी की तरह ही बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है अगर समय पर इलाज ना लिया जाए तो? जब हम रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी मल्टीपल बोन से बनी होती है, जो कि गर्दन से शुरू होकर नीचे वाले हिस्से तक जाती है। तो करीब करीब आम इंसान में 33 हड्डियां होती हैं, जिसमें कि 25 से 26 हड्डियां जो हैं वो मोबाइल होती हैं। तो हड्डियां जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करती हैं ताकि हम अपने गर्दन को आगे पीछे मोड़ सकें, हम झुक सकें और हमारे को कोई ट्रॉमा हो तो स्पाइन बर्दाश्त कर सके। मल्टीपल हड्डियां हैं जो कि आपस में जॉइंट से जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट से जुड़ी हुई हैं, डिस्क से माध्यम से जुड़ी हुई हैं और मसल्स उनको सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, प्लस किसी भी इंजरी ट्रॉमा को झेलने में मदद करता है। तो उस केस में अगर कोई इंजरी होती है तो वो जो डिस्क मटेरियल है, जो कि इलास्टिक मटेरियल है, जो कि एक कुशन की तरह दो हड्डियों के बीच में रगड़ को होने से रोकता है, वो बाहर आ सकता है। उसका सॉफ्ट मटेरियल निकल के बाहर आके नस को दबा सकता है। तो उस केस में, या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है, तो उसको आम भाषा में कई लोग कहते हैं कि स्पाइन में गैप आ गया है, या फिर हड्डी जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में सरक गई है। मतलब दो हड्डी के बीच में जो रिलेशन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे ईंटें रखी होती हैं वैसे वो सरक के आगे पीछे हो गई है। तो उसमें भी डिस्क में समस्या हो जाती है और उसको भी कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। तो ये एक डिजीज है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन हो सकता है, उसको रीढ़ की हड्डी में गैप कहते हैं और इसको एमआरआई द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर राहुल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर इस बीमारी से लोग जूझ रहे हैं और अगर सिम्टम्स है तो वो न्यूरोसर्जन और हॉस्पिटल का चुनाव किस आधार पर करें? जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आप गूगल सर्च करके डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी अच्छे न्यूरोसर्जन से आप मिल सकते हैं। जो न्यूरोसर्जन किसी बड़े हॉस्पिटल से अटैच्ड है, डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उनके पास सारे गैजेट्स होंगे जो कि अच्छी सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी के लिए अच्छे होंगे। इसके अलावा हो सकता है कोई न्यूरोसर्जन आपके घर के आसपास हो, आपकी सिटी में हो, जिसको आप मिलना चाहें, या आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं, तो आप उनके हिसाब से न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक डॉक्टर से सलाह करने के बाद सेकंड और थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं, पर जब सर्जरी की बारी आती है तो डेफिनेटली सर्जरी जो पहली बार होती है वही बेस्ट होती है। रिकरेंट सर्जरी या बार बार एक ही जगह की सर्जरी करने में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो अच्छे से डॉक्टर का चयन करके उन अस्पताल में जाएं जहां पर कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों, जहां पर अच्छा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हो, जहां पर कि सी आर्म की व्यवस्था हो, जहां पर कि एक पूरा डिपार्टमेंट हो जो कि स्पाइन की डिजीज से डील कर सकता हो, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हो, ताकि आपको एक ही छत के नीचे वो सारी फैसिलिटीज मिल जाए। जिसके बाद आपको सर्जरी के बाद एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अवेलेबल हो, ताकि ऑपरेशन के बाद जो मामूली प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जो दर्द है या जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने की जो एक्सरसाइज है, वो आप वहां सीख सकें या करवा सकें और उसके बाद आप जल्दी रिकवर हो और अपने काम पे वापस जा सकें। तो ऐसे हॉस्पिटल का और ऐसे डॉक्टर का चयन करने से आपको जरूर फायदा होगा।
और डॉक्टर राहुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दी गई जानकारी के बाद में स्पाइन पेन को लेकर हमारे दर्शकों के मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आज क्लियर हो चुके होंगे, और जिनमें भी ये सिम्टम्स होंगे वो ज़रूर जाके न्यूरोसर्जन से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको भी स्पाइन पेन से जुड़ी कोई भी समस्या है या फिर जो सिम्टम्स डॉक्टर राहुल ने बताए वो आप देख रहे हैं अपने आप में, तो ज़रूर जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।